चलिए स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहला वाला जो हमारा वीडियो था वो वीडियो में आपको हमने थोड़ा सा क्या है इन्वायरमेंटल इफेक्ट डिफाइन करने की कोशिश की। तो थोड़ा सा मैं उसके लास्ट वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा। ये था ना हमारे पास, सपोज ये कंपाउंड था। चलिए हम यहाँ पे कंपाउंड दिखाते हैं, CH एंड OH। ठीक है, इसी कंपाउंड जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन किया, मैं उसी पे आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक से समझ में आ जाएगा सर। तो हमने कहा था भैया देखिए, यदि आप क्या कहते हैं इस कंपाउंड का आपने सैंपल क्रिएट किया, ठीक है ना, इस कंपाउंड का आपने सैंपल मतलब कोई एक सॉल्यूशन बना दिया इसका, ठीक है। इस सॉल्यूशन से आपने क्या डालना शुरू किया, RF रेडिएशन डाल दिया इसमें। तो RF रेडिएशन डालते हैं तो ये कहता है कि इसमें 3 टाइप के प्रोटॉन हैं जो हम डिफाइन किए हैं। एक A, इनको A लिख लेते हैं, इनको HB लिख लेते हैं। चलिए इनको क्या लिख लेते हैं, C। इन तीनों का एनवायरनमेंट सेम है, इन दोनों का सेम है, इसका सेम क्या है, इंडिविजुअल का सेम अकेला है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना करके उसमें एक कांस्टेंट आपने क्या लगा दिया, H0 लगा दिया था, ठीक है ना। कांस्टेंट आपने क्या लगाया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। तो ये देखिए, सपोज कंपाउंड का आपने सॉल्यूशन बनाया, ये बनाया सॉल्यूशन, इसमें आपने H0 कितना लगा दिया था, सपोज कंसीडर करें 1.41 टेस्ला का आपने H0 लगा दिया, ठीक हो गया। अब यहां से आप क्या डाल रहे हैं, RF डाल रहे हैं, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डाल रहे हैं कांस्टेंट 1.41 टेस्ला पे। तो हमने ये कहा था आपको कि 1.41 टेस्ला जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, लीनियर फ्लूइड मेथड से चल रहे हैं, तो 1.41 कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया, तो उस समय आपका ये फॉर्मूला था। उस समय जो अल्फा स्पिन स्टेट में, क्योंकि एक फिक्स H0 लगा दिया तो आपका 2 स्टेट क्रिएट हो गए होंगे ना, तो अल्फा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसिशन कर रहा होगा, ये फॉर्मूला था उसका, µ0 प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी µ0 है इक्वल टू म्यू बीटा H0 अपॉन IH। प्रोटॉन के केस में म्यू कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, H कांस्टेंट हो गया। H0 को आप कितना पुट किए, 1.41 टेस्ला पुट किए, तो हमने कहा था कि आपका जो वैल्यू आएगा इसका वो ये आया था 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक हो गया। तो इसका मतलब सारे के सारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, बाई चांस सभी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई आपका क्या होता है, इस कंपाउंड में प्रेजेंट सभी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, जब तक हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट को नहीं जानते हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि सभी आपके प्रोटॉन ही हैं, तो सभी प्रोटॉनों के लिए आपका कितना H0 कितना लगेगा, एक्सटर्नल फील्ड कितना अप्लाई होगा 1.41 टेस्ला का। तो सभी प्रोटॉन आपका क्या होगा, इतना प्रिसिशन क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ अल्फा स्पिन स्टेट में प्रिसिशन कर रहे होंगे, तो आपका क्या है RF रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। जैसे ही आपका 60 जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियाई की यहाँ पे, ठीक है, सभी न्यूक्लियाई का, ये मान के चल रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट को हम जानते ही नहीं है, तो सभी न्यूक्लियाई आपका क्या है 60 मेगाहर्ट्ज के साथ क्या करेंगे, प्रिसिशन कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, RF रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज पहुंचेगी, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ हमने कहा किस किस के बीच में, इंटेंसिटी के बीच में और ये y एक्सिस में, और यहाँ आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। तो एक सिंगल पीक अपीयर होगा हमने 60 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन इससे तो कोई कंक्लूजन मिलेगा ही नहीं भैया हमको कंपाउंड के बारे में, कोई हम कंपाउंड का क्या है के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी प्रोटॉन का एक ही सिग्नल मिल गया। लेकिन बाद में जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि हर प्रोटॉन के इन्वायरमेंट में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपका एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड खुद भी जनरेट करते हैं, जिसको हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसको ऐसे दिखाया था मैं, देखिए ये एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो उसके इन्वायरमेंट के जो इलेक्ट्रॉनों का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का था, ठीक है। जैसा आपने H0 कहां को लगा रखा है, ऊपर को लगा रखा है, तो ये न्यूक्लियाई वाले रीजन में, ये लास्ट वीडियो में हम डिफाइन कर चुके हैं, न्यूक्लियाई वाले रीजन में क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां को है, नीचे को है, और H0 ऊपर को है। तो इस न्यूक्लियस तक ये H0 नहीं पहुंच पाएगा। अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि हमने एक फिक्स H0 लगाया तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इतना होगा, लेकिन हमने कहा कि जो क्या है प्रोटॉन है, प्रोटॉन के एनवायरनमेंट का इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक इंड्यूस या लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसका डायरेक्शन न्यूक्लियस वाले रीजन में क्या होता है आपका, अगेंस्ट टू अप्लाइड फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के होता है।
तो आपका एक्सटर्नल ऊपर को है और इंड्यूस नीचे को है, तो आपका कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो कैंसिल करेगा, तो आपका रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस तक पहुंचेगा उसको अब हम क्या कहेंगे इफेक्टिव इक्वल टू कितना, जितना हमने एक्सटर्नल लगाया था 1.41 टेस्ला के अकॉर्डिंग माइनस जो प्रोटॉन के एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रॉन के द्वारा इंड्यूस किया गया उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका रिजल्टेंट इफेक्टिव निकलेगा इससे आपका। अब ये इफेक्टिव जरूर आपका क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है H0 1.41 टेस्ला था, तो उससे क्या होगा, कम ही होगा, तो ये कम होगा। तो अब H0 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, H0 की जगह H इफेक्टिव होगा, H इफेक्टिव को पुट करेंगे तो न्यू जीरो आएगा 60 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि मैंने कहा H0 से ये वैल्यू कम है, तो ये लोअर वैल्यू पुट करोगे तो ये भी तो लोअर आएगा ना अब, ठीक है। अब ये लोअर भी क्या होगा, इसके लिए कुछ और आएगा, इन दोनों के लिए कुछ और आएगा, इनके लिए कुछ और आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने को खींचेगा, तो यहाँ डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, डेंसिटी नहीं होगी। ये ऑक्सीजन से थोड़ा सा दूर है, तो ये ऑक्सीजन इनसे भी खींचेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं खींचेगा जितना इससे खींचता था, तो HA के कंपेयर में थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी HB वालों के पास क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये तीनों प्रोटॉन HC वाले ऑक्सीजन से बहुत दूर है, तो यहां से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोटॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हैं, तो इनको हम सील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। अब देखो सील्डेड प्रोटॉन क्या वजह, ध्यान से सुनना, ऊपर लिखा हमने फॉर सील्डेड प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में जो प्रोटॉन है उनको सील्डेड प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट, ठीक हो गया। तो हाई H इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो इंड्यूस भी ज्यादा करेंगे नहीं करेंगे, तो इंड्यूस ज्यादा करेंगे तो लो H इफेक्टिव आएगा, क्योंकि इंड्यूस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था उसमें से सब्सट्रैक्ट होना, क्योंकि अप्लाइड ऊपर को है, इंड्यूस नीचे को है, तो आपका न्यूक्लियस के रीजन में है, तो आपका उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, तो इफेक्टिव क्या आएगा, इनके लिए कम आएगा, इफेक्टिव कम आएगा। तो अब जहां पे आप अभी तक H0 रखते थे उसकी जगह H इफेक्टिव पुट करेंगे, H इफेक्टिव आपका क्या होगा, लोअर है, तो आपका ये लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू जीरो भी क्या आएगी, लोअर आएगी, न्यू जीरो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी हुआ है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ ये पर्टिकुलर सॉरी ये तीन है ना स्टील्ड प्रोटॉन, ये यहाँ पे प्रिसिशन कर रहे होंगे, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, लो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी हो गया, तो लो आरएफ रेडिएशन, आरएफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, तो ये लो फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसिशन कर रहा होगा, तो आरएफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी, तो लो आरएफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, तो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहां पे ही होगा आपका, ठीक हो गया ना इतना तक। तो ये CST प्रोटॉन का सिग्नल हो गया, सील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल, ठीक हो गया, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। अब देखिए ये प्रोटॉन की हम बात करते हैं, ये तो इंटरमीडिएट नेचर का है, बहुत ज्यादा डेंस भी नहीं है, बहुत डेफिशिएंट भी नहीं है, इसलिए एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंस, दोनों की बात करें तो ये HA है, ये वॉज डीसील्डेड प्रोटॉन, जिस प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है उसको डीसिल्डेट कहते हैं, तो ये हो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट, ठीक हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने खींच दिया तो यहाँ डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की इसके चारों ओर, ये इस बॉन्ड में जो भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में होगा तो इंड्यूस भी कम होगा, क्यों, प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ही नहीं, तो वो इंड्यूस कहां से ज्यादा करेंगे, इंड्यूस ज्यादा नहीं करेंगे, तो इफेक्टिव क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्यों आएगा भैया, H0 की वैल्यू में से घटने वाला फैक्टर क्या होगा, इंड्यूस कम है, कहा ना मैंने, लो H इंड्यूस्ड है, डेफिशिएंट एनवायरनमेंट है तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एनवायरनमेंट में ज्यादा, तो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जनरेटेड होता है वो भी तो कम होगा ना, तो वो कम होगा तो आपका क्या होगा, ये कम होगा, तो इसमें से घटने वाला फैक्टर बहुत कम होगा, तो इफेक्टिव ज्यादा आएगा नहीं आएगा, H इफेक्टिव क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा, H इफेक्टिव ज्यादा आएगा, बाई चांस H इफेक्टिव ज्यादा आएगा तो यहाँ पे H इफेक्टिव पुट करेंगे तो आपका न्यू जीरो भी क्या आएगा, ज्यादा, न्यू जीरो क्या है, ये प्रोटॉन किस फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे प्रिसिशन कर रहा होगा, वो फ्रीक्वेंसी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा, तो ज्यादा आरएफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आरएफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा, ये ठीक है, हाई प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है तो हाई आरएफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो ये हो गया OH का सिग्नल, ठीक हो गया OH का। और ये HB प्रोटॉन जो है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसे थोड़ा कम, इनसे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इनका सिग्नल इन दोनों के इंटरमीडिएट नेचर का होगा, ये CH2, ठीक है। और ये हाइट जो दिखा रखा है, हाइट रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये कम प्रोटॉन का सिग्नल है, ये ज्यादा प्रोटॉन का सिग्नल, जितने ज्यादा प्रोटॉनों का सिग्नल उतनी ज्यादा इंटेंसिटी रहती है NMR सिग्नल की, ठीक है। ये तो
सील्डेड डीसील्डेड वाला कंसेप्ट आ गया। ये कौन सी मेथड चल रहे हैं फिलहाल तक आप? लीनियर स्वीप मेथड, जहां पे आपने H0 आपने फिक्स कर रखा है, H0 फिक्स कर रखा है, तो H0 फिक्स करने पर आपका क्या है, RF रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते जा रहे हैं। अब मैं यदि बाई चांस दूसरी मेथड से जाता हूं, सेकंड मेथड से जाते हैं, देखिए तो सेकंड मेथड में क्या होगा ना, देखिए जिसको हम क्या कहते हैं, फील्ड स्वीप मेथड कहते हैं, ठीक हो गया। तो फील्ड स्वीप मेथड से जाएंगे तो ध्यान देना मेरी बात को, ये हमारे पास ऐसे लगा लेते हैं, चलिए नॉर्थ, ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई और ये साउथ पोल, ठीक हो गया। ये आरएफ की फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर दिया, कितना, चलिए 100 मेगा हर्ट्ज आपने आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, ठीक हो गया। चले 100 क्या, इसी वाले मेथड से क्या है, डेटा से चलते हैं, 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया, ठीक हो गया इतना तक। अब आपने क्या किया, कंपाउंड क्या लग गया, CH3 CH2 OH था, ये C प्रोटॉन थे, ये B थे, ये A था, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया, देखिए 60 मेगाहर्ट्ज फिक्स कर दिया, तो यहां पे एक फॉर्मूला क्या था, H इफेक्टिव, ये फॉर्मूला तो रहेंगे ना, H0 माइनस H इंड्यूस्ड, ठीक हो गया। और दूसरा प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला म्यू बीटा H0 डिवाइडेड बाय I इंटू एच के था, ठीक हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा भैया, है तो आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दिया, 60 मेगाहर्ट्ज फिक्स कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो ये लगा रखा आपने, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। पहले लो फ्रीक्वेंसी होगा, तो आपका क्या होगा, जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर अल्फा स्पिन स्टेट होगा वो धीरे धीरे प्रिसिशन, क्योंकि क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो आपका न्यू जीरो क्या होता है, कम होता है, तो धीरे धीरे प्रिसिशन कर रहा होता है। अब धीरे धीरे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाते जाएंगे, तो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो आपका एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो न्यू जीरो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, तो थोड़ा तेजी से प्रिसिशन करना शुरू करेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते गए, क्या है, ये जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर प्रिसिशन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी रेगुलरली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हो गया इतना तक। अब वैसे होना क्या चाहिए, क्या देखिए, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड की जो क्या है स्ट्रेंथ है 1.41 टेस्ला पहुंचेगी, ये वाला डेटा आपको याद होगा, 1.41 टेस्ला पे न्यू जीरो कितना आ जाता है, 60 मेगाहर्ट्ज आ जाता है, इतने पे कितना आ जाता है, 60 मेगाहर्ट्ज आ जाता है। तो जैसे ही इतनी फ्रीक्वेंसी पहुंची एक्सटर्नल फील्ड की, तो ये जो प्रिसिशन करने वाला अल्फा स्पिन स्टेट पे न्यूक्लियाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जानी चाहिए, 60 मेगाहर्ट्ज हो जानी चाहिए। तो हमने जो आरएफ रेडिएशन डालेगा वो 60 मेगाहर्ट्ज का तो डालेगा, तो इसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी 60 हो जाएगी, तो मैच कर जाएगा, तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा, स्पेक्ट्रा मिल जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं रहता भी आपका, ठीक है। क्यों नहीं रहता, आप जरा सुनिएगा, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ इतने तक पहुंचा दी, धीरे धीरे बढ़ाते गए, इतने टेस्ला पर उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ पहुंची, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपका न्यू जीरो इतना थोड़ा आएगा, उसमें इससे कम आएगा भैया। क्यों आएगा, इससे कम क्यों आएगा भैया, क्योंकि हमने कहा कि भैया आपका जो कंपाउंड था, कंपाउंड में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन बिल्कुल आइसोलेटेड होता, किसी अदर क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में नहीं होता, उसके एनवायरनमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो आपका क्या है प्रोटॉन तक आपका, तब तो आपका इतना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होता, इतना क्या था, प्रोटॉन इतना एक्सटर्नल फील्ड को रियलाइज करता, तो इतनी उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आती, तो इतने पे आपका वो प्रिसिशन कर जाता। लेकिन हम कह रहे हैं कि हर प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में कुछ तो इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन उसके एनवायरनमेंट में है वो H0 की वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, नहीं कर रहा है। H0 में से कुछ वैल्यू घट तो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जिस प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मेरी बात को ध्यान से सुना, जब हमने इतने तक पहुंचा दिया, इसको धीरे धीरे बढ़ाते गए 1.41 टेस्ला पे पहुंचा, तो एक्सपेक्टेड था कि इतना होना चाहिए, तो प्रिसिशनल और ट्रांसन हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। तो जिस समय इतना टेस्ला हुआ होगा, तो ये तीन टाइप के जो प्रोटॉन है ABC, इन तीन टाइप के प्रोटॉन में से जो C प्रोटॉन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एनवायरनमेंट में थे, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत दूर है, तो इनके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने इंड्यूस बहुत ज्यादा क्रिएट किया है, तो उनके लिए इफेक्टिव क्या होगा, बहुत कम इफेक्टिव। अब H0 नहीं रखेंगे, इसकी जगह क्या रख लेंगे, अब इफेक्टिव, H इफेक्टिव रखेंगे,
ये क्या है, इसमें से ये क्या है, H0 में से इंड्यूस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आपका ज्यादा क्वांटिटी घटेगा, क्योंकि इंड्यूस तो अपोज कर रहा है ना H0 को, तो आपका ज्यादा क्वांटिटी घटेगा तो इफेक्टिव क्या आएगा, बहुत कम। तो इसका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आपका पता चल रहा है कि ये 55 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, मान लिया सी के लिए 50, खाली मान ले रहे हैं। और बी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, इससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बी प्रोटॉनों के एनवायरनमेंट में, तो इंड्यूस थोड़ा सा कम होगा, तो इफेक्टिव भी थोड़ा सा, इंड्यूस थोड़ा कम होगा, तो इसमें से कम वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं तो ये थोड़ी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, एच इफेक्टिव बढ़ेगा तो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा कहने का मतलब 55 से थोड़ा ऊपर पहुंचेगा, चलो 56 मेगाहर्ट्ज बी प्रोटॉन का हो गया, ठीक हो गया। और एच ए प्रोटॉन कौन है, ये ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ डेफिशिएंसी है, तो यहाँ इंड्यूस क्या होता है, इसके एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, तो इंड्यूस बहुत छोटा होगा, तो ये क्या होगा, बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो क्या होगा, एच इफेक्टिव बड़ा पुट करेगा तो ये भी बड़ा आएगा नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा, ये थोड़ा और बड़ा आएगा, 58 मेगाहर्ट्ज के आसपास ए प्रोटॉन का सिग्नल आएगा, ठीक है, सिग्नल नहीं, ए प्रोटॉन का प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगा उसमें। अब लेकिन मैंने प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बनाना कितना है, इतना, क्योंकि आरएफ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स करके 60 मेगाहर्ट्ज, तो जब आप क्या करेंगे, जो प्रिसिशन करने वाला न्यूक्लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी भी जब इसके बराबर होगी तभी तो ट्रांसन होगा या रेजोनेंस होगा ना। तो हमने कहा कि जब हमने 1.41 टेस्ला एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ रखी, तो उस समय सी प्रोटॉन आपका इतने मेगाहर्ट्ज पे आपका क्या है, प्रिसिशन कर रहे हैं यहाँ पे, और बी प्रोटॉन इतने मेगाहर्ट्ज पर प्रिसिशन कर रहे हैं, ए प्रोटॉन इतने पे कर रहे हैं। अब क्या होगा, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा 1.41 से, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा 1.41 से, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू, ये तो उतना ही है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा, तो ये कितना, थोड़ा सा बढ़ाने पर ये वाला रेजोनेंस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये 60 से एक ग्राफ और बनाते हैं, H0 ये हो गया, तो उस समय ये ऐसे दिखा, ये हो गया इंटेंसिटी, और वहां एक्सटर्नल फील्ड की, वहां फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में था, यहाँ एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के बीच में। तो आपने क्या किया, हल्का सा आपने क्या किया भैया, जैसे हमने कहा कि जब इतना हमारा एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ थी, तो उस समय एच ए एच बी एस सी तीनों प्रोटॉन, ये खाली रफ आइडिया है आपका, तीनों का आपका प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ये है, मतलब सी प्रोटॉन 55 मेगाहर्ट्ज के साथ प्रिसिशन कर रहा है, तो इसको 60 तक पहुंचने के लिए इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको, और ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो अब थोड़ा और तेजी से प्रिसिशन करेगा, तब 60 के बराबर पहुंचेगा, तब वो आपका क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, तब उसका सिग्नल मिलेगा। ये CH3 प्रोटॉन का सिग्नल है, ये CH2 का है, ठीक है। और HA प्रोटॉन है 58 है, थोड़ा सा कम है, तो हल्का सा बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा 1.41 से हल्का सा ज्यादा करोगे तो आपका इसका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो ये मैच कर जाएगा, तो ये सिग्नल आ जाएगा। इसका थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा 1.41 से इसको हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 में पहुंच जाएगा, तो वो रेजोनेंस कर जाएगा। इस वाले के लिए थोड़ा सा और क्या है, ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या है, मैंने आपको ये फिक्स है अपनी अपनी जगह, तो ये बढ़ाओगे तभी तो ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो आपका 60 के आसपास पहुंचना शुरू कर देगा, तो आपका इसका सबसे कम होगा ना, तो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए इस वैल्यू में आपको बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक है CH3 का, ये CH2 का, और ये OH का। अब इसीलिए ये जो CH3 प्रोटॉन के सिग्नल है, जो सील्डेड, पहले वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिनको हम सील्डेड प्रोटॉन कह रहे थे, उसी को हम यहां कहेंगे, क्या कहेंगे, अप फील्ड सिग्नल कहेंगे इसको। अप फील्ड मतलब बहुत ज्यादा हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तब जाकर को सिग्नल दे रहे हैं अपना, ठीक है। क्यों देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे आपका क्या है, इंड्यूस ज्यादा है, तो ये कम हो जा रहा है ना, ये कम हो जा रहा है, तो इसको बढ़ाओगे तब ये बढ़ पाएगा आपका, तब जाकर के रेजोनेंस में आ पाएगा। और OH प्रोटॉन के जो सिग्नल है वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो वो रेजोनेंस में आ जाएगा, इसलिए डाउन फील्ड सिग्नल। डाउन फील्ड सिग्नल मतलब कम फ्रीक्वेंसी देके भी वो अपना रेजोनेंस करेगा, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी भी देंगे तो यहाँ इंड्यूस उतना ज्यादा नहीं है, तो इफेक्टिव वैसे ही ज्यादा है, तो जल्दी रेजोनेंस में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से भी है क्या है, दोनों कंसेप्ट समझना, जब आप फील्ड स्वीप मेथड से चलते हैं
तो जो आपका शील्डेड प्रोटॉन होता है उनको रेजोनेंस में आने के लिए सबसे ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए उनको अपफील्ड सिग्नल कहते हैं। और जो डीशील्डेड प्रोटॉन है, पहले वाले कंसेप्ट से तो इजीली समझ में आ जाता है, जो डीशील्डेड प्रोटॉन थे क्या है उनका, डीशील्डेड प्रोटॉन के लिए आपका इंड्यूस बहुत कम है, इंड्यूस कम है तो इफेक्टिव ऑलरेडी उनका क्या है H0 से बहुत ज्यादा वेरी नहीं है, तो हल्का सा H0 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, वो जो आपका क्या है कांस्टेंट RF रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डाल रखी है उसके बराबर पहुंच जाएगा, तो वो जल्दी से रेजोनेंस कर जाएगा, इसलिए इनका नाम क्या है डाउन फील्ड सिग्नल कहते हैं इसको, ठीक है। डाउन फील्ड मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है डाउन रखा है, कम भी रखा है, तो आपका ये रेजोनेंस कर जाएगा। उसको रेजोनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए होता है, इसलिए अप फील्ड सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो अप फील्ड सिग्नल आर शील्डेड सिग्नल एंड डाउन फील्ड सिग्नल आर डीशील्डेड सिग्नल। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे के क्या है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका केमिकल शिफ्ट, ठीक है, वो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू।